हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इक्वेशन की जेई 2026 मैन फायर क्विक रिवीजन सीरीज में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बच्चों केमिकल काइनेटिक्स का कंप्लीट रिवीजन, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड कवर करेंगे। किस तरह के सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, इंटीजर बेस्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस, फुल कवरेज होगा बच्चों इस वीडियो में। आपको इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर को कहीं और से कुछ भी रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी सहूलियत के लिए इस चैप्टर को बच्चों मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट पार्ट में हम रेट लॉ, एक जेनरिक रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को आपस में किस तरीके से कोरिलेट करते हैं, मैंने इसकी चर्चा की है। उसके बाद सेकंड पार्ट में बच्चों हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर रिएक्शन की चर्चा करेंगे। उसके बेसिस पर आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेजर पोर्शन आपका इस चैप्टर का ये वाला पार्ट है आपका। ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर के लास्ट पार्ट में आरएनएस थ्योरी, आरएनएस इक्वेशन और टेम्परेचर का इफेक्ट हमारे रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या होता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों, हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट इससे पहले कि मैं डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट में एंटर कर जाऊं, मैं कुछ एक बातें आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बात यदि किसी बच्चे ने सीख ली तो उसका रेट लॉ के बेसिस पर जितना भी प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन से, वो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सुनना मेरे बच्चों ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, कोई सी भी रिएक्शन है, x ऑफ a प्लस y ऑफ b गोज टू z ऑफ c। ये बच्चों मैंने एक रैंडम, एक जेनरिक इक्वेशन लिखी है, एवरग्रीन है ना, कंप्लीटली जेनरिक। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, -1/x रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू -1/y dB/dt is equal to 1/z dC/dt is equal to 1/w d of d/dt। ये समझना बच्चों, ये चारों एक्सप्रेशन इक्वल हैं और इन चारों को ही साइमल्टेनियसली कहा जाता है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों कोई अलग चीज नहीं होती। मैं इनमें से कोई सा भी एक्सप्रेशन यदि मैं लिखूंगा, ये सारे एक्सप्रेशंस रेट ऑफ रिएक्शन को ही सिग्निफाई करेंगे। ठीक है, यहां ध्यान सुनना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोल्स नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है। ठीक है, क्योंकि यदि कई बच्चे क्या समझ लेते हैं कि सर जैसे कंसंट्रेशन का कोरिलेशन है, क्या ऐसा यदि मैं मास का कोरिलेशन लिखता हूं, मास ऑफ बी बाई डी, ये चीज यदि आप लिखते हो तो आप गलत कर दोगे। ये मिस्टेक हमको नहीं करनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में कोरिलेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास के बीच में इस तरह का कोफिशिएंट के बेसिस पे कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि आप ये करते हो तो आप गलत करोगे। कई बार एग्जाम में आपको वो कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट का मास किस रेट से चेंज हो रहा है वो देगा, और आपसे दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मास पूछेगा, और यदि आप इस तरीके से जाओगे तो आपका आंसर 400% गलत आएगा। ये कोरिलेशन केवल कंसेंट्रेशन या फिर मोल्स के लिए ही लगाया जा सकता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स, केवल उसी के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड है बच्चों, मास के लिए एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है। मास के लिए यदि हमको लिखना है तो फिर हमको मोलर मास को भी इस पूरे एक्सप्रेशन में इनकलकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का ये तरीका हो गया। अब इसमें ध्यान सुनना, जैसे मैंने कहा dA/dt, dA/dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ये केवल रेट ऑफ चेंज है। ऐसे dB/dt पूछोगे तो वो भी रेट ऑफ चेंज है, dC/dt भी रेट ऑफ चेंज है, dd/dt भी रेट ऑफ चेंज है आपका। ठीक है, लेकिन वहीं यदि मैं माइनस लगा दूं इसके आगे, अब ये मुझे बताता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, ऐसे यदि मैं -dB/dt लिखूंगा तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी हो जाएगा, dC/dt एंड d ऑफ d/dt वो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही मैं इसके कोफिशिएंट्स यदि मैंने डिवाइड कर दिया, तब जाके ये रेट ऑफ रिएक्शन हुआ है, अब जाके ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ चेंज एक डिफरेंट चीज है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अलग चीज है, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑलटुगेदर डिफरेंट चीज है। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है आपको कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। रेट ऑफ चेंज पूछा है तो सिंपल
डी ऑफ ए बाई डी टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पूछा है तो माइनस डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो उसी एक्सप्रेशन को आप उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तब जाके आपको रेट ऑफ रिएक्शन देगा। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का बच्चों ये तरीका है, और रेट ऑफ रिएक्शन हमको ऐसे पता है k इंटू सम a की पावर लेट से n b की पावर m, ठीक है। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। ये रेट ऑफ रिएक्शन और ये रेट ऑफ रिएक्शन दोनों सेम चीज है। हम चाहें तो इसको पकड़ के इससे इक्वेट कर सकते हैं, हम चाहें तो इनमें से किसी को भी उठा के इसके इक्वल रख सकते हैं, कंप्लीटली वैलिड है। n और m x और y के बराबर हो, दिस इज नॉट अ कंपल्शन, ये हो भी सकता है बच्चों और नहीं भी हो सकता, तो हमेशा ध्यान से सुनना। जब तक मुझे रिएक्शन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली मुझे ये ना दिया हो कि ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है या फिर सीधा बोल दी कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, जब तक मुझे ये ना दिया हो कि सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री है, तब तक मैं ये एज्यूम नहीं कर सकता कि a की पावर x और b की पावर y होगा। यदि सिंगल स्टेप एलिमेंट्री दिया है तभी जाके मैं a की पावर x और b की पावर y लिखूंगा, अदरवाइज नहीं लिखूंगा। सेफर साइड में a की पावर कुछ और हो सकता है, b की पावर कुछ और हो सकता है। ये जो हमने बच्चों पावर्स लिखी n और m, इन्हीं को बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बोल रहा हूं, ऑर्डर। n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b, है ना। और n प्लस m करूंगा मैं, तब जाके मुझे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाने के लिए आपको जितने भी आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो भी पावर है उनको एडअप करना पड़ेगा, तब जाके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। तो दो तीन बातें सीख ली बेटा। पहला तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को हम किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट ऑफ चेंज के टर्म्स में लिख सकते हैं, बशर्ते कि हमने उनको उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर रखा है और साथ में रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव साइन। नॉर्मल रेट ऑफ चेंज आपका डीए बाई डी टी या डीबी बाई डी टी होगा, माइनस लगा दोगे रिएक्टेंट के आगे तो वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो जाएगा, और उसको स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे के 4-5 क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच में बच्चों रिएक्शन हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन हमको दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर n और b की पावर m। हमें यहाँ पर किसी भी तरीके से a और b के बीच में क्या रिएक्शन हो रही है इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है, और हमको उसका कोई लोड भी नहीं है, ना हमको उसका टेंशन है, ठीक है। अब मुझे कहा गया है कि यदि a की कंसेंट्रेशन डबल कर दी है और b की कंसेंट्रेशन हाफ कर दी है इनिशियल के रिस्पेक्ट में, तो रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द इनिशियल रेट। अब दो बातें हैं, सवाल में बच्चा कहाँ गलती कर सकता है बता रहा हूं, किसको डबल किया किसको हाफ किया, ये बहुत ध्यान समझने की जरूरत है। इनिशियल इज टू फाइनल रेट पूछ रहा है या फाइनल इज टू इनिशियल रेट पूछ रहा है, ये ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपने इन दोनों चीजों को एकदम संभल के कर लिया तो ये सवाल बहुत आसान है, सवाल गलती आपसे यही कराएगा। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल रेट मैंने लिखा रेट 1 इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ए की पावर n कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर n, और फाइनल रेट जब मैं लिखूंगा जब ए का कंसेंट्रेशन डबल हो गया, सो ट्वाइस ऑफ ए टू द पावर n हो जाएगा, उसको पूरा ओपन अप कर दो 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर n, ठीक है। सेकेंडली बी की कंसेंट्रेशन को हमने हाफ किया है, हाफ किया है तो b बाई 2 की पावर m हो जाएगा, तो खोलेंगे तो b की पावर m डिवाइडेड बाय 2 की पावर m, ये हो गया हमारा। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो, आप रेशियो निकालो R2 बाय R1 का, रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द इनिशियल। यहां पे यदि वो R1 बाय R2 पूछता तो इनिशियल बाय फाइनल कर दे, यहां पर हमसे उसने R2 बाय R1 पूछा है, तो हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, R2 बाय R1 इज इक्वल टू, अब आप डिवाइड करोगे k इंटू, अब ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर n माइनस m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n b की पावर n डिवाइडेड बाय k a टू द पावर n b टू द पावर m। ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, आपके पास रेशियो कितना आ गया बच्चों 2 टू द पावर n माइनस m, R2 बाय R1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है जो सवाल। यहाँ पे उसने दिया है कि एक रिएक्शन है x ऑफ a से y ऑफ b बन रहा है, ठीक है, और हमको उसने एक लॉगरिथम ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ डी बी बाई डी टी प्लस 0.30 दिया, और हमसे पूछा है कि ए और बी कौन होंगे।
अब ये अचानक से गूगली, क्योंकि बच्चा बोलेगा सर मुझे कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन क्या हो रही है। बट यदि थोड़ा सा आप यहाँ ठहर जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यदि मुझे एक्स और वाई में कोरिलेशन मिल गया तो शायद मैं प्रेडिक्ट कर सकूं कि यार इनमें से कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो पहले अपन एक्स और वाई के बीच का कोरिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। यदि आप देखोगे तो हमको जो कोरिलेशन दिया है ये कहां से आया होगा, जरा समझो। अभी हमने किसी भी रिएक्शन के लिए क्या लिखना सीखा सर, -1/x dA by dt इज इक्वल टू 1/y dB by dt। ये हमने लिखना सीख लिया। ठीक, यदि मैं x को वहां भेज दूं तो मेरे पास बचेगा dA by dt इक्वल्स टू x by y मल्टीप्लाई बाय dB by dt। माइनस इधर लॉगरिथम ले लिया विद द बेस 10, लॉगरिथम ऑफ -dA by dt इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x by y प्लस लॉगरिथम ऑफ dB by dt। मल्टीप्लाइड है इसलिए जब लॉग लेंगे तो सेपरेट हो जाएगा विद प्लस साइन। अब यदि हम इसको कंपेयर करें, ये वाला पार्ट इससे मैच हो गया, ये वाला पार्ट बच्चों इससे मैच हो गया। 0.3010 किसके बराबर होगा, लॉग ऑफ x बाय y। और हमको पता है कि 0.30 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2। अब देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं दी लॉग ऑफ 2 की, आपको बच्चों log 2, log 3, log 7, log 5 इनका वैल्यू ऑन द टिप्स याद होना चाहिए। यदि हम याद करके जाएंगे तो हमारा समय वहां पे बच जाएगा। वैसे तो आजकल एग्जाम्स में ये लोग वैल्यूज दे देते हैं, बट वी हैव टू मेक श्योर कि यदि वैल्यूज ना दिए तो कम से कम हम पूरी तरीके से हमारे अस्त्र शस्त्र पूरे तैयार हों कि सर नहीं देगा तो भी हमें वैल्यूज तो पता है। ठीक है, तो आपके पास आ गया log ऑफ x बाय y इज इक्वल टू log 2। तो यहां से हमें पता लगा कि x बाय y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2y। यदि x इज इक्वल टू 2y है तो मैं इस रिएक्शन को रीराइट कर सकता हूं। x ऑफ a से बन रहा है बच्चों y ऑफ b, x को लिखा मैंने 2y से बना y ऑफ b, यानी ट्वाइस ऑफ a से बना b। यानी आप सोचो a के 2 मोल से मिलके b का 1 मोल बन रहा है। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम के हिसाब से जितने एटम इस साइड है उतने ही एटम इस साइड भी होना चाहिए। अब ये चीज हम यहां से मैच कर लेते हैं कि यदि, अच्छा हमसे पूछ रहा है ए और बी कौन है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं ये पता करना है। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यदि ये एन ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन होगा तो एटम्स बराबर हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने एटम्स ब्यूटेन में है उतने ही एटम्स आपके आइसोब्यूटेन में है। ब्यूटेन भी C4H10 है बच्चों, और आपका आइसोब्यूटेन भी C4H10 है, तो ट्वाइस ऑफ C4H10 से C4H10 तो बन ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। C2H6 से C2H2 से बन रहा है C6H6। यदि मैं ट्वाइस ऑफ C2H2 भी करूंगा बच्चों तो वो तो C4H4 बनना चाहिए, बट यहां तो वो क्या बोल रहा है C6H6, ये भी गलत है। ट्वाइस ऑफ C2H4 से C4H8, अब देखो ट्वाइस ऑफ C2H4 करूंगा तो 4 कार्बन हो जाएंगे बच्चों और 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, जो कि C4H8 के बराबर है। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। N2O4 और NO2, अब ये भी हो सकता था यदि मुझसे ये पूछता कि B एंड A रिस्पेक्टिवली कैन बी। उसने दया कर दी हम पे, जो उसने पूछा है कि A और B रिस्पेक्टिवली क्या है। यदि वो B और A पूछता तो ये पॉसिबल होता कि N2O4 से ट्वाइस ऑफ NO2 बन सकता है। तो ये सवाल ने हम अगेन चेक करा कि आप ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। यदि आप ये वाला एक्सप्रेशन लिख पा रहे हो तो आप इस सवाल को क्रैक कर दोगे, और यदि आप यहां अटक गए तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सवाल केवल आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड और ठहराव का सवाल था। थोड़ा सा ठहर के पॉज करके सोच लोगे, क्रैक कर दोगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगेन अच्छा क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट है। एक रिएक्शन दी है बच्चों, 2N2O5 से बन रहा है 4NO2 प्लस O2। उस रिएक्शन के लिए -dN2O5/dt यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 दिया और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 दिया है। इन दोनों को K इंटू N2O5 की पावर 1, K डैश इंटू N2O5 की पावर 1 के टर्म्स में दिया है। अब अगेन फिर वही बात है, कोई भी रिएक्शन दी है और मुझे यदि रेट ऑफ चेंज को कोरिलेट करना है तो मुझे पहले उस रिएक्शन के लिए एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। -1/2 dN2O5/dt इज इक्वल टू 1/4 dNO2/dt, ये लिखेंगे। इन दोनों को रेट ऑफ रिएक्शन बोला जा सकता है। ठीक है, दोनों को सर बोल दिया मैंने रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, हम यदि देखेंगे तो dN2O5/dt तो K इंटू N2O5 की पावर 1 है और ये K डैश इंटू N2O5 की पावर 1 है, यानी कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन मेरा
सम रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय N2O5 की पावर 1 होगा। भाई ये ऐसा होगा तभी तो इसको और इसको कोरिलेट कर पाएंगे और इसको और इसको कोरिलेट कर पाएंगे। अब ये क्रैक करना जरूरी है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसा तो लिख दिया, ये जिस बच्चे ने क्रैक कर लिया उससे सवाल हो जाएगा। तो आप जब यहाँ राइट हैंड साइड देखोगे तो आपको लगेगा कि सर जो भी यहाँ रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें N25 की पावर कितनी है, 1 है। मतलब कि ये N25 की पावर 2 यदि आपने ले लिया तो आप सवाल में गलत कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है बच्चों कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, बिल्कुल नहीं है। उसने डायरेक्टली दे रखा है कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, यहाँ पे 1 है। तो मैंने सम रेट कांस्टेंट इनटू N25 की पावर 1 कर दी। अब मैं एक बार इसको इक्वेट कर सकता हूं इससे। तो मान लो मैंने फर्स्ट चीज किया, इसको यदि इससे इक्वेट करूंगा 2 को उस साइड भेजेंगे तो हमें पता लगेगा dN2O5 बाई dt माइनस के साथ इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय N25 की पावर 1। और ऐसे ही यदि मैं यदि मैं इसको यहां से कंपेयर करूं तो k विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k। भाई मेरा जो कोरिलेशन आया और जो गिवन कोरिलेशन है यदि मैं उसको कंपेयर करूं तो k इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k, k इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k। अच्छा, ऐसे ही मैं ये वाले एक्सप्रेशन को भी रेट ऑफ रिएक्शन से कंपेयर कर सकता हूं। 1/4 dNO2 बाई dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय N25 की पावर 1। 4 को उधर भेजा, dNO2 बाई dt बच्चों हमारे पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय N2O5 की पावर 1। यहां से मुझे यदि गिवन से कंपेयर करूंगा सो k डैश विल बी इक्वल टू 4 k। तो k डैश आ गया बेटा मेरे पास 4 k। बस मेरा काम खत्म। मुझे k भी रेट कांस्टेंट के टर्म्स में मिल गया और k डैश भी मुझे रेट कांस्टेंट के टर्म्स में मिल गया। दोनों को डिवाइड मार देते हैं। डिवाइड मारेंगे सो k बाई k डैश कितना आएगा बच्चों, 2/4 यानी कि 1/2, यानी कि यहां से मुझे पता चला 2k इज इक्वल टू k डैश। अब चेक कर लेते हैं कि ऐसा ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, खत्म। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 2k इज इक्वल टू k डैश। अगेन इस सवाल में उसने हमसे क्या टेस्ट कर लिया, क्या किसी गिवन रिएक्शन के लिए आप ये चीज लिख सकते हो। दूसरा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये आप करेक्ट कर पाओगे। तीसरा, क्या इस तरीके से जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं और रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर n जिस तरीके से हम लिखते हैं, क्या आप उन दोनों को इक्वेट करना जानते हो या नहीं जानते हो। यदि आपने दोनों तीनों चीजें करेक्ट कर ली तो ये सवाल आप एकदम सही कर दोगे। बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दे दी है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड प्लस फेरिक सल्फेट प्लस वाटर। अब मैंने वर्ड्स में क्यों बोला, ये आपको सिखाने के लिए कि हमको तो बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया है रिएक्शन, कई बार रिएक्शंस को ये लोग वर्ड्स में देते हैं, ठीक है। तो यदि वर्ड्स में देते हैं तो हमें वर्ड्स की वजह से भयभीत नहीं होना है, ठीक है। वर्ड्स में देने से घबराना मत, सवाल की लंबाई बढ़ जाती है क्योंकि वर्ड्स बड़े बड़े लगते हैं, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट, पर क्लोरेट, फलाना ढिमका, बड़े शब्दों की वजह से लंबाई बढ़ती है, इसलिए समय ज्यादा लगता है पढ़ने में, तो लगता है कि हम डिकोड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट ध्यान रखना आजकल का एक लेटेस्ट ट्रेंड है, आप यहाँ रिसेंट के कितने भी क्वेश्चंस देखोगे आप बच्चों केमिस्ट्री के, वेदर ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, बहुत कम ही ऐसा हो रहा है बच्चों आजकल जहां पर एग्जैक्ट रिएक्शन या एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया है। 99% ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि आपको मॉलिक्यूल का नाम या कंपाउंड का नाम या उसका आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है, वहां से आपको डिकोड करना है कि एक्चुअल रिएक्शन क्या होगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। अभी तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमको यहाँ पे रिएक्शन एज इट इज प्रोवाइड की गई है। हमें बोला है कि 300 केल्विन पर हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं और हमें पता लगा है कि FeSO4 का कंसेंट्रेशन 10 मोलर से घट के 8.8 हुआ है। FeSO4 आपका रिएक्टेंट है, 10 मोलर से घट के 8.8 मोलर तक कंसेंट्रेशन गई है उसकी हाफ एन आवर में। हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा, 30 मिनट या 1800 सेकंड, तीनों आप बोल सकते हो। और आपसे पूछा है फेरिक सल्फेट का रेट ऑफ प्रोडक्शन बताओ। यानी आप देखो हमें दिया है कि हम FeSO4 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल सकते हैं या वो किस रेट से कम हो रहा है वो पता कर सकते हैं, उसका डेटा दिया है। उसका डेटा यूज करके हमें किसका इंफॉर्मेशन निकालना है, फेरिक सल्फेट का रेट ऑफ प्रोडक्शन। अगेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोरिलेशन एस्टेब्लिश करना है और आपका सवाल खत्म। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं -1/6 रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ फेरस सल्फेट
इज इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ प्रोडक्शन ठीक, ये हम कर सकते हैं। अब हमें इंफॉर्मेशन इस चीज की दी है और हमें इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। भाई हाफ बताओ, -1/6 FeSO4 की कंसेंट्रेशन किससे चेंज हुई? फाइनल इज 8.8, इनिशियल इज 10। कितने टाइम में हुई है? अब हाफ एन आवर। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, हाफ एन आवर का मतलब क्या हुआ है आपका, हमें तो प्रोडक्शन का रेट पर सेकंड में निकालना है, तो मुझे यहां भी टाइम की यूनिट किस में रखनी पड़ेगी बच्चों? सेकंड्स में। बस ये पूरे सवाल का खेल है, बाकी सवाल में कोई भी खेल नहीं है। तो आप 0.5 रख दोगे तो भी गलत हो जाएगा, 30 मिनट रख दोगे तो भी गलत हो जाएगा। आप जब 1800 सेकंड रखोगे तभी जाके आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आपकी बाकी सारे आंसर गलत है। और ये सवाल इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में दिया ही इसीलिए है ताकि बच्चा गलती करे और उसे पता भी ना लगे कि उसने गलती की है। क्योंकि यदि मान लो कि बच्चा फॉर एग्जांपल आर में ले लेगा इसको या मिनट्स में ले लेगा तो उसका आंसर गलत आएगा, और वो फिर बाकी ऑप्शंस चेक करके फिगर आउट कर सकता है कि मेरा आंसर शायद गलत है। जब इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में आते इस तरह के सवाल तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी होती कि आप ऑप्शंस देख के चेक कर सको कि यार कहीं मैंने अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं की है। ठीक है, तो बहुत शातिरता से उन्होंने सवाल इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस में डाला। ठीक, इक्वल्स टू 1/3 इंटू रेट ऑफ प्रोडक्शन। ये रेट ऑफ प्रोडक्शन है मेरा फेरिक सल्फेट का। तो यहां से मेरा रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया बच्चों? रेट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, 3 को उधर भेजेंगे, 1/2 माइनस के साथ -1.2 डिवाइडेड बाय 1800 मोल पर लीटर पर सेकंड। बट सेकंड चीज मुझे पूछा है समथिंग मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 बनाना, कर सकते हैं आप। 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो गया, 0.6 डिवाइडेड बाय 1800 मोल पर लीटर पर सेकंड। बस सवाल क्रैक हो गया। 10 की पावर 6 आप मल्टीप्लाई करोगे 6 अपॉन 1800 -6। हम सॉल्व करेंगे, 6 से जाएगा 1000/3, इट विल बी 333.33 मोल पर लीटर पर सेकंड। हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 333.33 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो सवाल में पहली स्टेप कोरिलेशन स्टैब्लिश करना, ये हमको आता है तो हम डन है। दूसरी चीज ये फिगर आउट करना कि हमें टाइम किस यूनिट में लेना है, और तीसरी चीज हमारी कैलकुलेशन। ये 3 चीजों को यदि आपने क्रैक कर लिया तो सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते बच्चा, डेटा बेस्ड क्वेश्चन। हमें एक रिएक्शन दी है यहाँ पे 2NO + 2H2 से बन रहा है N2 + 2H2O। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया है कि हमने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया। कितनी बार? 3 बार। पहली बार एक्सपेरिमेंट किया NO की ये कंसेंट्रेशन लेके, H2 की ये कंसेंट्रेशन लेके, और रेट ऑफ रिएक्शन को हमने मेजर किया। अब रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी के भी थ्रू मेजर कर सकते हो, या तो आप -1/2 dNO/dt कर सकते हो, -1/2 dH2/dt कर सकते हो, +1/1 dN2/dt कर सकते हो, या +1/2 dH2O/dt कर सकते हो। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी का भी कंसेंट्रेशन ट्रैक करके आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। तो जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया उसने इनमें से किसी एक का कंसेंट्रेशन ट्रैक करके रेट ऑफ रिएक्शन को एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा 3 बार किया है बच्चों, और हमसे पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO निकालो। मतलब कि हमें ये नहीं पता कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, लेट से रेट इज इक्वल टू सम रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय NO टू द पावर x H2 टू द पावर y। मुझे नहीं पता कि x और y क्या है। x और y बच्चों मेरा 2 और 2 के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी बराबर हो सकता है, इट्स नॉट अ कंपल्शन, कोई मेरे ऊपर बाध्यता नहीं है। अब मुझे केवल x निकालना सवाल में। ध्यान रखना, बच्चे क्या है 3 डेटा देख के खुश हो जाएंगे और उन्हें लगेगा वो इतना पढ़ेंगे केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यदि आपने इतना पढ़ा तो सीधे आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आप ढूंढोगे x + y को। लेकिन सवाल में पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO, केवल NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, यानी कि आपसे केवल क्या पूछ रहा है, वो x पूछ रहा है। अब x निकालने के लिए मुझे पता है कि 3 बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो 3 बार में ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। मान लो A वाला जो डेटा है उसके बेसिस पे लिखा 7 × 10 टू द पावर -9 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट 8 × 10 टू द पावर -5 की पावर x, 8 × 10 टू द पावर -5 की पावर y। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बेसिस पे लिखा।
एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के बेसिस पे भी लिख सकता हूं मैं, रेट मेरा 2.1 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू 24 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 10⁻�5 की पावर। मैं तीसरा वाला भी डेटा लिख सकता हूं लेकिन नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे यहीं पे सवाल क्रैक हो गया। समझना, सवाल में ये डेटा दिया है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, तीसरा वाला डेटा दिया ही है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए और आपको भटकाने के लिए कि आप एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालो। क्योंकि यदि आप देखोगे केवल इतने से मेरी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। यदि मैंने इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया, दिस इज 1 दिस इज 2, यदि मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं यहां पे, तो एक बात बताओ ये 1/3 हो गया, 1/3 के कट गया मेरा और ये वाला पार्ट भी पूरा कैंसिल आउट हो गया, यानी y को मैंने पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। मेरे पास बचेगा 8/24 यानी कि 1/3 की पावर x। ठीक, तो यहां से x वैल्यू कितना आ गया बच्चों मेरे पास 1। मेरा सवाल खत्म हो गया। जबरदस्ती तीसरे वाले इक्वेशन को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे y का वैल्यू इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं पूछा। मेरे लिए रेलेवेंस केवल x की वैल्यू का था और x की वैल्यू केवल फर्स्ट और सेकंड जो डेटा है केवल उसी की बेसिस पे मिल गई। थर्ड वाला डेटा केवल आपका टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी कोई रिलेवेंस यहाँ पे नहीं है ना बच्चों, समझ में आया? ठीक है, चलो। तो इसी के साथ बच्चों अपन ने जितना भी एक रिएक्शन रैंडम यदि हमें दी है और उसके बेसिस पे यदि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट या विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट निकालना है, तो हमें एक जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं और उसको रेट ऑफ रिएक्शन से कैसे इक्वेट करते हैं, हमने उसके बेसिस पे जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे वो सारे कर लिए हैं। इसके बाद हमको इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।